नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सदैव और सतत अदब के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ। जब भी मैं ये संबोधित करता हूँ कम से कम YouTube के माध्यम से कि हमारे भारतीय भाई बहन या हमारी भारतीय अवाम, तो हमें आपको विश्वास करना चाहिए, हमें एक बहुत ही एक सुखद अनुभूति होती है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जब आप लोगों के बीच में रहूँगा और इसी संबोधन से ये हमारे सभी भारतीय भाई बहन हैं, तो वो हमारे आनंद और सुख की सीमा क्या होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। इसका मैं विश्वास दिला सकता हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कल जी न्यूज़ पर एक टीवी डिस्कशन चल रहा था एंकर के साथ। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी। तो कोई आतंकवादियों ने शायद जम्मू कश्मीर में किसी सरपंच की हत्या कर दी थी। अब वो जो प्रवक्ता महोदय हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं हैं, बल्कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, इसलिए वो सांसद हैं। हाँ, तो अब यही रट वो लगा रहे थे, एक हिंदू की हत्या, हिंदू की हत्या, हिंदू की हत्या। हमको देख कर के इतना दुख हुआ। ये भाजपा के लोग, भाजपा के इतने मूर्धन्य प्रवक्ता है, वो हिंदू की हत्या है, हिंदू की हत्या यदि वो कह रहे हैं तो औरों का हाल क्या होगा। सुधांशु त्रिवेदी जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं और भाजपा के लोगों को और पूरे देश को भी जानना चाहिए कि वो संविधान की शपथ लेकर के ही वो राज्यसभा के सदस्य बने होंगे या सांसद बने होंगे। वो संविधान अपने प्रियम्बुल के द्वारा, अपने प्रस्तावना के द्वारा हम सभी भारतीय भाई बहनों को एक ही पहचान देता है। कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वी द हिंदूज हरगिज नहीं, यानी हम हिंदू हरगिज नहीं, हम मुस्लिम हरगिज नहीं, हम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हरगिज नहीं, क्षत्रिय, ब्राह्मण हरगिज नहीं, तमिल, बंगाली, पंजाबी हरगिज नहीं। एक ही वजूद की मान्यता देता है संविधान, हम भारत के लोग, हम भारतीय। ये जानते हुए हमारे सुधांशु त्रिवेदी महोदय हिंदू की हत्या, हिंदू की हत्या।
दूजे, भारतीय जनता दल कहता है कि पूरा माहौल जो है भारतीयता का होना चाहिए, कि सभी लोग हमारे अपने भारतीय भाई बहन हैं, उनके साथ कोई अन्याय है, वो किसी अपराध के शिकार हैं या उनकी हत्या होती है, तो एक ही भावना से देखा जाना चाहिए कि वो हमारा भारतीय भाई बहन या वो भारतीय है। अब रहा जो अपराधी है, अपराधी है, उसको हरगिज और किसी भी हालत में ये न दिखाया जाना चाहिए कि वो हिंदू मुसलमान या क्या है। लेकिन यही गलती बार बार जितने भी राजनीतिक नेता हैं और ये चैनल वाले यही करवा रहे हैं। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के इतने मूर्धन्य, इतने प्रोमिनेंट स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हिंदू की हत्या कह करके उस संवैधानिक जो स्पिरिट है कि जो मान्यता देता है कि हम भारत के लोग, उसकी भी हत्या कर रहे हैं। एक तो ये अपराध है। दूसरा, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम करके समाज में विघटन, समाज में जहर फैलाना, समाज में नफरत फैलाना, समाज में तनाव और एक दूसरे के प्रति विद्वेष पैदा करना, ये जो धंधा है वो जेएनपीसी का है। भारतीय जनता दल मानता है कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की इस तरह की कृति जो है, जो जेएनपीसी अपने दुकान से, जो उसके राजनीतिक दुकान है, वहाँ पर यही सामान मिलता है, नफरत, एक दूसरे पर तनाव। जेएनपीसी का नज़रिया जरा देख लीजिए, जहाँ एक और भारतीय जनता दल ये कहता है कि सभी लोग भारतीय हैं, जिसमें इसकी अवधारणा का कोई स्थान नहीं है कि ये फलां अल्पसंख्यक हैं और फलां बहुसंख्यक हैं, फलां जो है वो दलित है, फलां गैर दलित है, फलां जो है महिला शक्ति हैं, फलां जो है वो युवा शक्ति हैं, फलां जो बुढ़ा शक्ति है, फलां जो बच्चा शक्ति है। बिल्कुल नहीं, सब लोग भारतीय। इस तरह की विभाजनकारी शब्दों का या शब्दों के जरिए साजिश करने का इजाद जो है जेएनपीसी ही करती है। ये दलित शब्द जो है हमारे संविधान में है ही नहीं। ये गद्दार इंदिरा ने सन 70 के दशक में लाई थी, और उसी तरह से वो हमारे देश के यानी भारत के संविधान में सेकुलर शब्द भी नहीं था, और उस सेकुलर शब्द का कितना बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है उसका। तो भारतीय जनता दल ये समझा रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि हमारे देश में सभी लोग भारतीय, सभी लोग बराबर हैं, न कोई बहुसंख्यक है, न कोई अल्पसंख्यक है, न कोई दलित है, न कोई गैर दलित है। और इस तरह की कोई भी वो विभाजनकारी बातें हैं ही नहीं। इसी नज़रिए से जो है देखा जाना चाहिए, शासन प्रशासन को भी करना चाहिए, शासन प्रशासन को भी चलाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस जो विघटनकारी शक्ति है जेएनपीसी, और बहुत खतरनाक किस्म की विघटनकारी शक्ति है, वो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, दलित, गैर दलित और अल्पसंख्यक पर तो उसकी पूरी मैंने 95% राजनीति ही चलती है उसकी, अल्पसंख्यक बोलकर। तो ये विघटनकारी ये शक्ति में ये ताकत है जेएनपीसी। तो जो विघटनकारी ताकत है, तो जो उसकी राजनीतिक दुकान से ये विघटन की बातें, अल्पसंख्यक, हिंदू और मुस्लिम और फलां ये सारे माल जो है उसकी राजनीतिक दुकान में बिकते हैं, बनते और बिकते हैं। वही माल तैयार कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जैसे
इतने बड़े प्रवक्ता बीजेपी के कि हिंदू हिंदू मुस्लिम मुस्लिम, तो लगभग वही चीज़ है। बीजेपी के लोग जीएनपीसी जो कि इस देश की भारतीय आवाम ताकत ने कई बार बताया हुआ है कि ये जीएनपीसी इस देश की सबसे सर्वाधिक शत्रु और दुश्मन है, शातिर और धूर्त अपराधियों का गिरोह है, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है और सबसे खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। उस इतने बड़े अभिशाप जीएनपीसी की ये बीजेपी के लोग मोदी और मोदी की सरकार जो है उनकी रक्षा करना, उनके पापों को धुलना, उनके इस तरह के सभी आरोपों को स्वीकार करके वो यानी उन पापों को अपने सिर पर लेना और उनके आगे घुटने टेकना, और फिर जिस नफरत का सामान वो बेचती है अपने देश में, वो नफरत का सामान भी बनाकर उसको देना। तो यह अपनी जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, इसको जरा बहुत गौर से इसको देखें। हमको याद है एक बार संबित पात्रा, जो वो भी है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, एक बार वो कह रहा था किसी परिचर्चा में, अरे देखिए हम एक हिंदू को ये सारे मुसलमान हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। वो वकील भी है और इस बार तो मैंने लोकसभा का चुनाव हार गया था, पूरी से कहाँ से खड़ा था, लेकिन वो सांसद भी है। वो बोल रहा था सरेआम कि हम हिंदू को ये मुसलमान प्रवक्ता जो है हमको बोलने नहीं दे रहे। तो इनके राष्ट्रवाद का छल जो है कितने रूपों में है, ये हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन अवश्य देख लें। और वही संबित पात्रा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इतनी खतरनाक देश विरोधी नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार के साथ यही संबित पात्रा राष्ट्रवाद पर उससे बहस कर रहे थे न्यूज़ 24 पर। देखिए कि संबित पात्रा का राष्ट्रवाद का असली चेहरा क्या है, बीजेपी का असली चेहरा क्या है, कि उसके प्रवक्ता जो है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उससे ये बहस कर रहे हैं राष्ट्रवाद पर उस कन्हैया कुमार से। तो इनका राष्ट्रवाद कितना खोखला है और देश को कष्ट देने वाला, दुख देने वाला है और कपटपूर्ण है, छलपूर्ण है और धोखापूर्ण है और धोखा देने वाला। और जैसा कि बताया कि मोदी जी के शासनकाल में जीएनपीसी बड़े आराम से, सिर्फ बस नाम इतना ही नाम है कि उसके पास सत्ता नहीं है, लेकिन सत्ता रहती उससे अधिक सारी सुविधाएं जो है, सारी सुविधाओं के साथ, सारे विस्तार के साथ बिल्कुल चल रहा है इसका। सारे व्यापारिक धंधे चल रहे हैं, 3000 क्लस्टर बसें चलती हैं इसी दिल्ली में, केजरीवाल चलवाते हैं महोदय, और मोदी जी की जानकारी में चल रहा है। सारे इसके होटल और भी बिजनेस एक्टिविटी चल रही है। जो ज़मीनें जो वो हड़पे थे, ये सब जो है सोनिया के जो बेटे दामाद और बेटी राजस्थान में, उनमें 25,000 करोड़ का निवेश हो रहा है।
विदेशों में ये राहुल तो नहीं बल्कि राहुल RAUL के नाम से तमाम कई कई कंपनियां चल रही हैं। ये राहुल जो है सिर्फ 2 ही 3 महीने रहता है, फिर 9 महीने बाहर जो है वो गुलछड़े उड़ाता है। सुना है कि वो 1.25 करोड़ का कोई वो ले लिया है उसने एयरबस, और बराबर ये बैंकॉक जाता रहता है क्योंकि कुछ पैसा इसका फंसा रहता है। सारे धंधे मोदी जी चलवा रहे हैं। अब मोदी जी बोल के क्या आए थे कि मैं इसे JNPC कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के पैसे मैं वापस लाऊंगा और सबको बांटूंगा भी। खैर बांटने वाली बात पर तो भारतीय जनता का दल जो नहीं दे रहा है वो उतरले थे, लेकिन लाने का वादा आपने किया था। तो उसका काला धन लाना तो बहुत दूर की कौड़ी, नाम लेना ही बंद कर दिया आपने और आपकी पार्टी ने। पूरा केस ही खा गए। JNPC के द्वारा लूटे हुए काले लूट और भ्रष्टाचार लूट करके विदेशी बैंकों में जमा काले धन का नाम लेना ही बंद कर दिया। घिघी बंद हो गई आपकी मोदी जी, और सारे घोटाले के सारे केस तो आप निकल ही गए, खाए गए। बहुत धोखा दिया आपने इस देश को, बहुत धोखा दिया। वो भी राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे, वो भी JNPC के लिए, जो JNPC इस देश के लिए सबसे बड़ी अभिशाप है। खैर अब ये भारतीय जनता दल का कर्तव्य बन जाता है कि क्या वजह है कि RSS जो है आपके जरिए JNPC के सारे पापों को धुलवाती है, रक्षा करवाती है, और जो है और आपको उनके सामने जो है वो घुटने टेकवाती है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और एक जाहिर है कि लोगों के मन में आशंका जरूर होगी इस तरह की कि यदि भारतीय जनता दल ये सारी बातें रख रहा है तो वो कोई बहुत बड़ी वजह होगी कि RSS जो है क्यों जो है खुद जो है उसके माने इसकी JNPC की रक्षा करती है। वैसे तो इसका गठजोड़ है आंतरिक, और बीजेपी के द्वारा जो है इस JNPC जो इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है उसकी रक्षा भी करती है, उसके पापों को धुलती है। तो क्या वजह क्या है? तो एक वजह तो भारतीय जनता दल ने किसी एपिसोड के माध्यम से बताया हुआ है कि ये जो RSS के इशारे पर गद्दार नेहरू ने 1949 में मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां रखवा करके उस मस्जिद में ताला लगवाया, और फिर 36 साल बाद उसी गद्दार नेहरू का नाती गद्दार राजीव जो है उसी ताले को खुलवाता है। देखिए, ताला लगवाने से और ताला खुलवाने से गद्दार नहीं हो गया। गद्दार क्यों कहा जा रहा है, इसका विस्तार से बताया गया कि नेहरू क्यों गद्दार है, और राजीव भी गद्दार है। राजीव के गद्दारियों का एक अलग से बताया जाएगा। एंडरसन को इसी ने भगाया। कश्मीर में जो आतंकवाद जो शुरू हुआ है वो राजीव के गतिविधियों के कारण ही हुआ। तो ये बहुत बड़ा गद्दार था। ये बोफोर्स का डकैत तो है ही, तो इसीलिए भारतीय जनता दल उसको गद्दार कर रहा है, और गद्दार के रूप में अब अपने आदरणीय भारतीय आवाम को भी बता रहा है कि वे गद्दार के रूप में उसको जरा समझिए। तो वो गद्दार जो है राजीव ताला खुलवाता है और शिलान्यास पूजन करवाता है, वो भी RSS के इशारे पर। तो इन सब के कारण जो है RSS JNPC के एहसान के तले बहुत दबी हुई है। तो उसी एहसान का मैंने शरीयत जो है या उसका बदला इस रूप में देती रहती है। लेकिन एक वजह जो इससे बहुत बड़ी है कि भारतीय जनता दल ये अलग एपिसोड में उसका खुलासा करें। देखिए, लोग कहते हैं कि भाई
इस तरह से ये बात जेएनपीसी के विषय में क्यों बार बार कहते हैं, ये बात पूरे देश के लोग समझ लें कि कितनी साजिशों के तहत ये जो है मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जिनकी फांसी रुकवाने के लिए पूरा देश इसे कर रहा था और जाकर सलाह दे आया कि इनको 12 घंटे पहले मार दीजिए। किस साजिश के तहत जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष न देने के लिए जो है वो कितनी बड़ी वो साजिश किया। किस साजिश के तहत जो है जब आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा तक आ गई थी परास्त करते हुए, तो उसमें वो टेलीग्राम आ रहे थे अमेरिका से भी, इंग्लैंड से भी कि इस सुभाष को भारत की धरती पर आने से किसी भी तरीके से कैसे भी रोको, वरना नेहरू की क्या भी साथ है, गांधी के भी राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लग जाएगा। तो क्या क्या साजिशें इसने की। आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए अपने देश के भारतीयों को और जो भारतीय अंग्रेजी सेना में थे दोनों को भड़काया आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ। और कौन आज़ाद हिंद फौज? जो अंग्रेजी सेना को जो कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजी सेना को हराते हुए रंगून से कोहिमा आ गए। तो ये सारी बातें बताना बहुत ज़रूरी है, देश के लोग जाने। पूर्ण स्वराज ये कांग्रेस का मुद्दा था ही नहीं। ये ये कांग्रेसियों द्वारा चुराया हुआ मुद्दा है। हमारे अमर शहीदों, ये अमर शहीदों का मुद्दा था पूर्ण स्वराज का, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत आगे बढ़ रही थी। और ये इन कांग्रेसियों का तो मुद्दा बस वहीं तक थे, डोमिनियन स्टेटस तक। डोमिनियन स्टेटस के विषय में भारतीय जनता दल ने पहले ही बताया था। डोमिनियन स्टेटस मतलब फाइनल और अल्टीमेट अथॉरिटी, अंतिम शक्ति रहेगी इंग्लैंड की या ब्रिटेन की, उसके नीचे जो एक सीमित रूप में जो व्यवस्था रहेगी वो भारतीयों की रहेगी। यही उसका लंबे लुबा मतलब यही है। तो यहीं तक वो मांग कर रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत शासन, इसीलिए 1936 में वो सीमित रूप में प्रांतीय चुनाव भी हुए थे। तो पूर्ण स्वराज का मुद्दा भी हमारे अमर शहीदों का मुद्दा था। और जब अमर शहीदों में खास करके भगत सिंह की लोकप्रियता बहुत ऊपर जा रही थी और इसकी लोकप्रियता धंस रही थी इस मोहनदास करमचंद गांधी की, तो इन सबों ने वो मुद्दा ही वो चुरा लिया हमारे अमर शहीदों का, और इसे अपना मुद्दा बना करके लाहौर में जाकर के घोषणा कर दिया पूर्ण स्वराज की। तो ये बड़े शातिर हैं। तो ये देश को जानना बहुत ज़रूरी है। और भी तमाम घिनौने तरीके से हमारे अमर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान दे करके फांसी के फंदे को हंसते हुए चुन करके हम सभी के लिए, इस मुल्क के लिए आज़ादी लाए, उसको यानी उनकी कुर्बानी, शहादत, उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि, उनके जज्बे वो जनता में ना आए। इसलिए जनता में आते ही इनकी असलियत भी खुल जाती, इनका राजनीतिक जो हवा खड़ा किए थे वो चकनाचूर हो जाता, ध्वस्त हो जाता। तो बहुत बड़ी साजिश किए थे कि हमेशा ये हमारे अमर शहीद जो है ये जनमानस में न आए। और इन्होंने यहाँ तक, जेएनपीसी वालों ने यहाँ तक साजिश किया कि इन्होंने अपने ढंग से इतिहास भी लिखवाया, अपने चमचे जो है इतिहासकारों से। वो चमचे इतिहासकारों का नाम भारतीय जनता दल यूट्यूब के किसी एपिसोड में बताया हुआ है। फिर से ये बता दे रहा है कि वो चमचे इतिहासकार में सबसे पहले नाम आता है बिपिन चंद्रा, जो कि एनबीटी का, बाद में एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट का चेयरमैन था, और वो हिमाचल प्रदेश का मर गया।
इसके बाद आता है मृदुला मुखर्जी, रोमिला थापर, इरफान हबीब, रामशरण शर्मा, आरसी दत्ता, रामचंद्र गुहा, ये सब जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार हैं। तो इनके द्वारा जो है जब इनका वर्णन आता है उस इतिहास में, तो वो इसके चाटुकार इतिहासकार हमारे इन अमर शहीदों को आतंकवादी क्रांतिकारी के शब्दों से उनको संबोधित करते हैं। जरा देखिए, आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला इत्यादि हमारे दिलों में आज भी बिल्कुल राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और कुर्बानी के लिए जो है हमारे दिलों में बिल्कुल सबसे बड़े प्रतिमान के रूप में दैदीप्यमान हैं, चमक रहे हैं, विराजमान हैं। उनको ये गद्दार, ये जेएनपीसी वाले इनको आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में हैं। कोई भी इनके द्वारा लिखे इतिहास को जरा देख लें। और इतना ही नहीं, ये सब बड़े बेशर्म भी, बेहया भी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, जिससे कि आपकी यानी वो ब्यूरोक्रेसी का निर्माण होता है, आईएएस आईपीएस बनते हैं, उसके एक प्रश्न में उसके किसी प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आया था, एक सवाल आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखो। राजस्थान की किसी पुस्तिका में आतंकवादी भगत सिंह के रूप में छापा हुआ। तो समझ लीजिए कि कितने बड़े ये गद्दार हैं इस देश में। ये सारी बातें हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अवश्य देख लें। वो जो जेएनपीसी के नेता हैं, वो छुटभइयों और असामाजिक तत्वों को सिखा कर पढ़ा करके हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे मतलब कि भारतीय आवाम ताकत दल के कार्यकर्ताओं और भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारियों के जरिए धमकाते हैं। और उनमें से कोई मुझे वो एक्सट्रीमिस्ट कहता है, तो ये पूरे जेएनपीसी को बताना जरूरी है कि ये जेएनपीसी हमारे उन अमर शहीदों, जिनकी बदौलत ये देश आज़ाद हुआ है, और जिन्होंने जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे हैं, अपनी जानें दी हैं, कुर्बानी दी है, उनको इन गद्दारों ने आतंकवादी क्रांतिकारी के रूप में लिखवाया है। तो वो हिसाब अभी वही लेना बाकी है। वो हिसाब ये देश जो है उस जेएनपीसी से बहुत अच्छे से लेगा। और ये किसी को क्या एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, वो बात उतनी महत्व की नहीं है और वो बात उतनी प्रासंगिक नहीं है। ये सारी बातें हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को समझना बहुत जरूरी है। ये वातावरण शुद्ध हो जाएगा, भारतीय एकता का माहौल आ जाएगा, भारतीयता का माहौल आएगा। न तो ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग हिंदू मुस्लिम कर पाएंगे, न तो समित पात्रा जैसे लोग ये कर पाएंगे कि हम एक हिंदू को, ये सारे मुस्लिम जो प्रवक्ता हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये चैनल वाले जो इस समाज में विध्वंस जहर जो फैला रहे हैं, मैंने इस तरह के चैनल भी नहीं होंगे। सारी बातें, इसलिए भारतीय आवाम ताकत दल इस जो कठिन कार्य है, जो किसी ने नहीं किया है और जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है, वही काम कर रहा है। बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, इतना आप मान लीजिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।